आज क्वेश्चन पेपर BHU 2019 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर अ लीनियर कलेक्शन ऑन एन इंडिपेंडेंट स्पिन 1/2 पार्टिकल ईच आर फिक्स्ड, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज व्हाट। तो यहाँ पे स्पिन देके एंट्रोपी पूछ रहा है। तो स्पिन में और एंट्रोपी में तो कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी में एक रिलेशन होता है, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और स्पिन में भी एक रिलेशन होता है, जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है ओमेगा बराबर 2s + 1 रेज़ टू द पावर n। हियर स्पिन इज गिवन, स्पिन इज इक्वल टू 1/2। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ s in this expression, we get the value of omega. Omega is equal to 2 raised to the power n. Since you know that the relation between the entropy and the thermodynamic probability, here the relation is that s equal to k log omega. If we put the value of omega is in this expression, we get s equal to n k log 2 ln2, जो कि हम लोगों का ऑप्शन सी से मैच कर रहा था। इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। द पाथ ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ अ व्हील मूविंग अलोंग अ सरफेस, व्हील इज रोटेटिंग एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ नियर द व्हील विल बी। कभी भी अगर हम लोग कोई अगर व्हील या पहिया घूम रहा है, उस पहिए पर हम लोग उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है, मतलब कि जो रिम होती है, उस पर अगर हम लोग कोई पॉइंट या फिर कोई चीज़ मार्क कर दें और उसका अगर हम लोग जब पाथ देखेंगे तो वो इस तरीके से एक ट्राइजेक्टरी बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लॉइडल ट्राइजेक्टरी। तो इसका ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। ठीक है, जब कोई पहिया चलता है वो इस तरीके से चलता है। पूरा सर्कल नहीं बनेगा, आधा बनेगा। ठीक है, ये रहा सरफेस। ठीक है, और यहाँ से ही स्टार्टिंग से इस तरीके से ले लीजिए और एंडिंग पर इस तरीके से ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इनमें से कौन सा सही नहीं है। और जबकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत से वेबसाइटों पर सर्च किया, उसमें आंसर डी जो कि वो गलत है। इसका सही आंसर है बी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। डी तो करेक्ट है। जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जो गिब्स फंक्शन होता है वो दोनों ही फेज ट्रांजिशन में, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो या सेकंड ऑर्डर का, दोनों में ही कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन आर डिसकंटिन्यूस इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, बल्कि जबकि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर डिसकंटिन्यूस। ये दोनों में डिफरेंस होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड द सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अब देख लेते हैं यहाँ पे CP और CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर बोथ आर डिसकंटिन्यूस इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जबकि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कंटिन्यूस होती हैं CP और CV। GSV मतलब कि G इज स्टेट हियर, G इज गिब्स फंक्शन, S इज एंट्रोपी, V इज वॉल्यूम एंड CP इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट एज कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ में सारी चीज़ें कंटिन्यूस होती है इसमें। ठीक है, और इस जो कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है इसमें वॉल्यूम एंड एंट्रोपी आर चेंज। ठीक है, और देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम और द एंट्रोपी इन द सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो गवर्न होता है, गवर्न बाय इक्वेशन विच इज नोन एज क्लेशन-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, विच is given by dP over dt is equal to L over T into dV, change in volume. Here L is a latent heat। ठीक है,
लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट अब यूज होता है जब फेस ट्रांजिशन होता है, मतलब कि लिक्विड सॉलिड, नहीं सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में आ जाए, ठीक है। मतलब कि अगर स्टेट चेंज हो रही तो हम लोग लेटेंट हीट का इस्तेमाल करते हैं। और जो सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन होता है उसमें हम लोग आयरन फेस थ्योरम का इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो कि डी बी ओवर डी टी बराबर लैम्डा अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन अपॉन के टू माइनस के वन, ये चीज़ है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं लौट के। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। अब पहले देख लेते हैं इसमें करेक्ट कौन कौन सा है। इसमें जो करेक्ट है वो पहली बात तो ये करेक्ट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन आर डिसकंटिन्यूसली, सही बात है, ये हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड पॉइंट ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डिसकंटिन्यूस, इसमें भी डिसकंटिन्यूस का मतलब ये सही है, सही क्वेश्चन, मतलब ये पॉइंट सही है। और चेंज इन वॉल्यूम अकर होता है, बिल्कुल चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन एंट्रोपी बोथ आर चेंज, ठीक है। एंट्रोपी और वॉल्यूम बोथ आर चेंजेबल इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। लेकिन जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, जो गिब्स फंक्शन चेंजेस डिसकंटिन्यूसली एट फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो गलत है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस नहीं होता, ये कंटिन्यूस होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, गलत होकर ही सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उन्होंने पूछा डेवर टी ओवर डेवर क्यू का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे होता है वेयर टी द काइनेटिक एनर्जी एंड क्यू इज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग के डायमेंशनल फार्मूला यूनिट एंड डायमेंशन जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। टी ओवर के का रेशियो है, ठीक है, मतलब एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला था एम एल टू टी माइनस टू, और डिस्टेंस का एल, एल ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो एक एल पावर कम हो जाएगी, तो एम एल टी माइनस टू विच रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन में जनरलाइज मोमेंटम है, पोटेंशियल है, जनरलाइज वेलोसिटी, ये लेकिन फोर्स फिक्टिशियस ही सही, लेकिन फोर्स तो है। What is the major factor for determining whether a medium is free space, lossless dielectric, loss of dielectric और good conductor? जो डिसाइड करता है, जो फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि ये फ्री स्पेस और डायरेक्टेड लॉसेस और गुड कंडक्टर, वो जो फैक्टर का नाम होता है वो होता है लॉस टेंजेंट। और लॉस टेंजेंट इज गिवन बाई tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, which is also known as the ratio of current density of conduction to the current density of displacement. कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का रेशियो होता है, उसे हम लोग लॉस टेंजेंट कहते हैं, जो कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, मतलब किसके लिए क्या क्या होता है। जो tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है वो होता है लॉस लेस डाइलेक्ट्रिक के, और गुड कंडक्टर के लिए होता है tan थीटा इज ग्रेटर देन 1, और लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, मतलब कि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इक्वल टू 1 फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक। सिमिलरली तीनों केसों के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं tan थीटा से, सॉरी हाँ सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो निकलेगा, जो पूछा गया है साहब साहब उसमें तो कोई डिटेल मांगी नहीं, मतलब कौन सा वो है जो डिसाइड करता है मीडियम को, वो लॉस टेंजेंट होता है, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया सही, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सीधी सी बात है, इनमें इन्वर्स का रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, अगर एक ज़्यादा है तो एक कम, तो ऑप्शन बी। इन्वर्जन वाला ये दोनों ऑड होते हैं, और ये ऑड क्यों होते हैं, क्योंकि थीटा अभी जेड डायरेक्शन में, आफ्टर इन्वर्जन ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एक कम्प्लीटली चेंज हो गया ना थीटा,
माइनस थीटा आ गया बाहर, तो ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो आफ्टर इन्वर्जन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है जो क्वांटिटी, उसे हम लोग और पैरिटी में कंसीडर करते हैं। वह सिमिलरली जो पाई है वो अभी एक्स के लिए बिफोर द इन्वर्जन, आफ्टर द इन्वर्जन ये पाई जो है वो पॉजिटिव एक्स के लिए फिर नेगेटिव एक्स में चला जाएगा। आफ्टर इन्वर्जन ये केस है, तो बोथ हैंस द थीटा एंड पाई बोथ आर ऑड पैरिटी। ठीक है, याद कर लो या फिर चेक कर लो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टाइम दिया गया है। ठीक है, जो टाइम जो हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं एलसीएम लेके, ये डायरेक्ट आंसर डी आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सरल है आंसर। इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अप्लाई टू इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग, सिंपल सा इक्वेशन होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच। जब हम लोग निकालते हैं जाई मतलब कि ससेप्टेबिलिटी साई, जाई निकलता है, जो ससेप्टेबिलिटी निकलता है, ससेप्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ आई अपॉन एच। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें रिलेशन होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी कंसीडर एज इन टर्म ऑफ, सीधी सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स में तो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अबाउट स्टर्न-गार्लिक एक्सपेरिमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। विच इज़ नॉट ट्रू से पहले हम लोग इसकी स्टर्न-गार्लिक इस एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन है, मतलब मेनली 3 लिमिटेशन है। जो लिमिटेशन ये है कि द एक्सपेरिमेंट ओनली परफॉर्म फॉर द न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल एंड इट कैन नॉट बी कैरिड आउट फॉर द चार्ज पार्टिकल और द आयंस। ठीक है, ये न्यूट्रल पार्टिकल के द्वारा कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, और चार्ज पार्टिकल के द्वारा ये परफॉर्म नहीं हो सकता। द एक्सपेरिमेंट फेल्स फॉर द न्यूट्रल एटम or molecules which remains in the field for a duration shorter than h cut mu v z in इनहोमोजीनियस, मतलब कि जो होमोजीनियस नहीं इनहोमोजीनियस, ये साथ ही में है दोनों, ये पूरा इनहोमोजीनियस है। ठीक है, मतलब कि एक जैसा नहीं, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इनहोमोजीनियस होनी चाहिए, तभी हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट मिलेगा। फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ये एक्सपेरिमेंट अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, उसको हम लोग इसकी लिमिटेशन और कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था अबाउट स्टर्न-गार्लिक एक्सपेरिमेंट विच वन इज़ ट्रू। इसमें विच वन इज़ नॉट ट्रू, विच वन इज़ नॉट ट्रू, पहला तो ट्रू है, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है और सी भी ट्रू है, लेकिन सॉरी सी ट्रू नहीं है, सी गलत है, क्योंकि इसमें आयन्स पूछा गया और आयन से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करा सकते, क्योंकि आयन पे चार्ज होता है और चार्ज पार्टिकल कैन नॉट परफॉर्म स्टर्न-गार्लिक एक्सपेरिमेंट। और इसके एडवांटेज और हैं जिसके लिए बनाया गया था, ये एक्सप्लेन करता है एसेंशियल फीचर ऑफ वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ को भी प्रूव करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी दिखाता है, स्पेटियल क्वांटाइजेशन को भी बताता है। डोमिनेंट मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड, डोमिनेंट मोड वही होता है, क्या होता है डोमिनेंट मोड, ऐसा कहते हैं जिसकी लीस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो, और इसमें जो लीस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकलेगी वो T10 निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे M और N की, हालांकि रेक्टेंगुलर है यहाँ पर, मतलब कि पूरा क्वेश्चन देना चाहिए था रेक्टेंगुलर, अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर वो भी देना चाहिए था, तुमको रेक्टेंगुलर की साइड, मतलब कि रेक्टेंगुलर की तो लंबाई देते ऊपर से ये चौड़ाई देते, लेंथ और ब्रेथ देनी चाहिए, तभी इस फार्मूले को लगा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसे जो T10 है इसमें सबसे कम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, इसीलिए इसको डोमिनेंट मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड कहा जाता है। ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है, इसे आप खुद ही कर सकते हैं, सिंपल है। और ये जरूरी याद रखें, जो 4-5 एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाता है। ये बाउंड स्टेट होगा
वो 1 होंगे, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अगर पहली को सेटिस्फाई करेंगे इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड तो नो बाउंड स्टेट तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि जीरो तो हो ही नहीं सकता। इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ए इज ग्रेटर देन एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m बी नॉट, तो हम लोगों का जो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट होगा वो 1 होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप कितनी डिस्टेंस है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, वो तो है ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ ये हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल ही जाएगा। रेडियो वेव्स इन द फ्रिक्वेंसी रेंज 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, सीधी सी बात है, जो फ्रिक्वेंसी लाई करती है वो स्काई वेव, ये वाली जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो स्काई वेव में और आइनो स्फेरिकल मोड में लाई करती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया होगा 32 सिंपल है, ऑप्शन 20 करेक्ट हो गया। ये हार्मोनिशियन ऑपरेटर का क्वेश्चन है, लेकिन इस पर आंसर कुछ नहीं, चलो बाद में सॉल्व करेंगे इसे। 16 तक हो गया, काफ़ी, सॉरी 15 तक हो गया, 16 तक ही हो गया, हाँ वो 17 होगा, इसके बाद ये 18। ठीक है, आप अगली वीडियो में मिलेंगे 16 के बाद सॉल्यूशन। ठीक है।